हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13। ये क्लास 9 की वर्कशीट है और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने हिमालय पर्वतमाला के बारे में कुछ जाना था। ठीक है, चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। उत्तरी मैदान, इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से, जिनका नाम है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैप दिखाया था, जैसे कि अगर ये हमारा हिमालय का पर्वतमाला है, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा मैप बना के दिखाऊंगी आपको। ये ऊपर वाले रीजन में हिमालय पर्वतमाला है, नीचे हम जब आते हैं ये मैदानी इलाका आता है जिसमें आपके सारा ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का सारा क्षेत्र आता है। तो ये सारा जो है ना क्षेत्र हमारा मैदानी इलाका है और इसको हम गंगा का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, अब गंगा का मैदान क्यों कहते हैं, इसी से हमें याद रख लेना चाहिए कि ये नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, जिनमें से एक नदी का नाम है गंगा। ठीक है, एक नाम तो आपको ऐसे याद हो गया। दूसरी बात, ये गंगा का मैदान बोल रहे हैं इसको, उत्तरी मैदान को, और गंगा के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी होती है, कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके निक्षेपों से, ठीक है, ये बनता है मैदान। तो गंगा के साथ साथ और कौन सी 2 नदियां हैं जो मुख्य इस मैदान को बनाने में सहायक थी? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो जो उत्तरी मैदान है वो नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान है। और आपको पता है नदी हमारी जो है वो कहाँ से निकलती हैं, जो रिवर्स होती हैं पर्वतों से आती है। तो ऊपर से ही हिमालय से निकली है ये। जैसे अगर हम गंगा नदी के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र या मानसरोवर जो है वहाँ से निकलती है तिब्बत से। ठीक है, तो गंगा का मैदान जो है वो 3 नदियों के द्वारा और उनकी सहायक नदियाँ और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो जिन अपना पानी और निक्षेप लेकर आती हैं, उसकी वजह से ये मैदान बने हैं। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। जैसे हमने पिछली बारी हिमालय पर्वतमाला के बारे में जाना था ना कि हिमालय यहाँ से चौड़ा है और यहाँ तक जाते जाते उत्तर पूर्व में जाते जाते वो उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। यहाँ पर भी हम ऐसे देखते हैं, इसका जो आकार है कितना लंबा है और कितना चौड़ा है वो हमें जानना है। ठीक है, उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि। अब क्योंकि ये मैदान है और क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है तो ये बहुत ही उर्वर होता है। ठीक है, फर्टाइल होता है ये, और यहाँ पे कृषि करना बहुत आसान होता है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, तो आप समझ जाइए कि नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। अनुकूल जलवायु है, जलवायु अच्छी होती है, ना तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है हर समय, ना हर समय गर्मी होती है। मैदानी इलाके हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे सर्दियों का भी मौसम आता है, वर्षा भी आती है, यहाँ पे गर्मियों का भी मौसम आता है, तो अनुकूल जलवायु रहती है। लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। यातायात के जो सुलभ साधन होते हैं, हर प्रकार का यातायात यहाँ पे बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम भूमि पर रेलवेज भी बना सकते हैं, हवाई अड्डों के लिए सड़कें बना सकते हैं आराम से, है ना। और सड़कों का निर्माण तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये समतल जमीन होती है, समतल भूमि, फ्लैट, है ना। पर्वतों की तरह ऐसी नहीं होती ऊंची ऊंची। इसके कारण ये सघन जनसंख्या वाला भूगोलिक क्षेत्र है। सघन मतलब क्या होता है? हाईली डेंस, ठीक है, ज़्यादा है। ठीक है, सघन, घन से याद रखो, घना। ठीक है, तो जनसंख्या मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग जैसे उत्तरी मैदानी इलाके में रहते हैं, इन सब कारणों की वजह से। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी है एक आज, तो हम उसको इसमें लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब मैदानों को भी हम 3 उपवर्गों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे कर रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले है पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग को हम पंजाब के मैदान से जानते हैं, जो सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपों से बना है। तो हमने क्या कर दिया, 3 नदियों के हिसाब से, 3 नदियों के नाम से तो नहीं, खैर 3 नदियों के हिसाब से जहाँ पर वो बहती हैं उस क्षेत्र में हमने 3 मैदानों को ऐसे वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, अपनी स्टडी के लिए देखो। तो सबसे पहले जो सिंधु और सहायक नदियों द्वारा लाया गया जो मैदान है वो कौन सा है? पंजाब का मैदान, जो बिल्कुल हमारे पश्चिम में होता है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपों से बना है। 2 आबों, जो 2 नदियों के बीच की भूमि होती है, की अधिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है वहाँ पे इस जगह पे वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा आते हैं हम गंगा के मैदान में।
उत्तरी मैदान का जो मध्य भाग होता है ना, उसको गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से द्वारा बना होता है। इसका विस्तार जो है वो घग्गर नदी जो हरियाणा में है से लेकर तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल तक होता है। ठीक है, तो हम देख लिया कि हरियाणा तक तो हमारा जो पंजाब का मैदान हो गया, जो पूरा पंजाब का एरिया हो जाता है। हरियाणा से शुरू होते हुए थे हमारा जो है पश्चिम बंगाल तक जो पूरा क्षेत्र है। ठीक है, मैं एक बार इधर आपको फिर से मैप में दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैप को देखकर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ये बोला हमने पंजाब है, मैं थोड़ा मैप क्लियर नहीं है इसमें पता चलेगा, फिर भी ये जैसे पंजाब है यहाँ पे हरियाणा है जैसे। ठीक है, ये हमारा यूपी हो गया, यहीं पे हमारा बिहार और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, रफली देख लो इसको। तो ये हमारा पंजाब का मैदान हो गया। अब गंगा का मैदान यहाँ पे जहाँ पे गंगा बहती है, यूपी में भी जाकर बहती है गंगा, आप सबको पता है ना। और आगे थोड़ा और जाओ, कहाँ तक जा रही है, पश्चिम बंगाल तक जाती है, और फिर बाद में वो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा। इतना आपको याद रखना है। तो ये पूरा एरिया कौन सा है, ये गंगा का मैदान है। अब आगे आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग होता है, ये पूर्व है ना हमारा, इसके मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर जो मुख्य रूप से असम में फैला है। तो ये असम, ये पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश है, उसके ऊपर जो मेघालय है और यहाँ पे ऊपर आसाम है। ठीक है, असम जो है ये मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो 3 सबसे पश्चिम में पंजाब का मैदान, उसके बाद बीच में मध्य में गंगा का मैदान, और सबसे पूर्व में जो है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, आकृतिक भिन्नता के आधार पर अब अलग अलग प्रकार की हम थोड़ी आकृतियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन मैदानों में ही जो पाई जाती हैं। क्या है वो, सबसे पहले जो वर्ड है वो है आपका भाबर। ये क्या होता है, हमने पिछली बारी जब हिमालय के बारे में बात करी थी, हमने 3 श्रेणियों की बात करी थी। हिमालय जो है 3 में विभाजित है, हिमाद्री, हिमाचल, सबसे नीचे शिवालिक। ठीक है, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप, जहां नदियां नजर नहीं आती, उसको हम भाबर कहते हैं। शिवालिक में ऐसे ऐसे कई स्थान आते हैं। ठीक है, चौड़ी पट्टी सी बनती है जैसे भूमि की, जहाँ पे नदियाँ जो है वो नीचे चली जाती हैं, नजर नहीं आती, ऊपर लैंड होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस एरिया को जब नदी जहाँ पे गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, नजर नहीं आती, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, भाबर। कहाँ पाई जाती है ये, शिवालिक की ढाल पे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है ये, बस इतना याद रखना आपने। ठीक है, 3 चीज़ों में इसको ब्रेक करके लर्न करना है। शिवालिक की ढाल पे कितने से कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 8 से 16 मीटर चौड़ी। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ नजर नहीं आती, गायब हो जाती हैं, उस एरिया को, लैंड को हम बोलते हैं भाबर। आपने कई बार अगर आप ऋषिकेश वगैरह, यहाँ पे हरिद्वार वगैरह गए हो, कभी कभी इलाके ऐसे देखे होंगे आपने, ऊपर से दिखती है नीचे जैसे नदी बह रही है, थोड़ी दूर आगे जाते हो आप, सिर्फ पथरीला इलाका दिखता है, नदी नहीं होती वहाँ पे, है ना, देखा होगा आपने, तो वो होता है जैसे भाबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तरई, तरई शब्द में ही आप देख लो कि क्या हो रहा है, तर रहा है कुछ, है ना, इससे याद रखना है क्या है। अब ये भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम और दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तराई से याद रखोगे दलदली क्षेत्र, और कहाँ पे है ये, भाबर के दक्षिण में। ठीक है, नम और दलदली क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ पुनः निकल आती हैं, फिर से आगे ऊपर आ जाती है अब, है ना, और घने जंगलों से भरा है ये एरिया, इसको हम तराई कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है, भाबर में नदियाँ गायब हो गई और भाबर के दक्षिण में नदी फिर से ऊपर के आ गई, और यहाँ पे घने जंगल होते हैं इस रीजन में, इसको हम क्या बोलते हैं, तराई। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, ये है जो हमारा 3rd वाला, भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनती है, चबूतरा जैसा उठा हुआ सा है, भांगर कहलाती है। पुराने जलोढ़, पुरानी मिट्टी जो होती है, ठीक है, जहां अब नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता है, यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को हम कंकर कहते हैं। जहाँ पे कंकर पत्थर मिलते हैं, जहाँ की जो मृदा है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि पुराने जलोढ़ के मैदान है पहले बने हुए, अब यहाँ पे नए जलोढ़ के निक्षेप नहीं आते, ऐसी मिट्टी होती है, वहाँ पे चूनेदार निक्षेप और कंकर होते हैं, जहाँ पे वो भांगर होता है। ठीक है, और जहाँ पर अब कंकर पत्थर नहीं मिलते और जो नए जलोढ़ों द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं, खादर होते हैं, वो बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, उनको हम खादर बोलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र मैदानी इलाकों में, ठीक है, जो बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप जहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी होता है, तो ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं खेती करने के लिए। किस प्रकार की खेती अक्सर की जाती है यहाँ पे, गहन खेती, उस एरिया को हम बोलते हैं खादर।
बस ये 4 प्रकार की आकृतिक भिन्नता हमें याद रखनी है इन मैदानों में जो हमें पाई जाती है, ठीक है। और 3 प्रकार के मैदान तो हमने देख ही लिए। बस हो गया ये। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है? किन्हीं 3 का नाम लिखिए। नंबर 1 गंगा, दूसरे नंबर पे है सिंधु और फिर ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां ही उत्तरी मैदान के निर्माण को बनाने में सहायक हैं। प्रश्न 2, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है? इसका उत्तर है, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि है, यहाँ पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है और यातायात के सुलभ साधन हैं, जिसमें आते हैं रेल, सड़क और हवाई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 मुख्य नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपों द्वारा हुआ है। ये निक्षेप ओ अलग से हो गया, निक्षेपों से हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तराई भाग घने जंगलों से क्यों घिरा रहता है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, तराई मतलब क्या है? नम और दलदली क्षेत्र, तो वहाँ पे जो वनस्पति उगेगी ही उगेगी। तराई भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम और दलदली क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ फिर से निकल के आती हैं और अतः ये क्षेत्र जंगलों से भरा रहता है। लास्ट प्रश्न है आपका, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि यह उपजाऊ क्यों होता है। तो ऐसी बात है, खादर जो होता है आपको पता है, नदियों की बात हो रही है यहाँ पे कि नदी में जो नदियों के द्वारा जो बनाई गई कुछ आकृतियाँ हैं, है ना। जैसे हमने बात करी भाबर, भांगर, है ना, और एक आ गए हम खादर। खादर वो भाग है जो उपजाऊ होता है और बाढ़ वाले मैदान होते हैं। तो दिल्ली में ये क्षेत्र कहाँ है? यमुना खादर नदी के पास होगा ज़्यादातर, है ना। खादर क्षेत्र इसलिए उपजाऊ होता है क्योंकि यह वह बाढ़ वाले मैदान होते हैं जो नदी के नए और युवा निक्षेपों से बने होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण क्या है दिल्ली में स्थित खादर का? यमुना खादर। ऑलराइट, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसका मैप आप ज़रूर अपने बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में एक बारी, जिसमें आप एक बारी सारी जो नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, उन पे एक नज़र डाल लीजिएगा कि वो कहाँ से कहाँ बहती हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई फील वेरी हैप्पी जब आप सब मेरी वीडियोस को देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, ठीक है। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।